बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम ना रिएक्शन काइनेटिक्स वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस को रेट के हिसाब से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: फास्ट, मीडियम एंड स्लो। फास्ट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस, डबल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन और तमाम आयोनिक रिएक्शन शामिल हैं। मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, रीअरेंजमेंट, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे कौन से होते हैं, और जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये शामिल हैं। स्लो रिएक्शन में रस्टिंग, फर्मेंटेशन और जो वेदरिंग है, एसिड रेन की वजह से इमारतों, बिल्डिंग का या कैल्शियम कार्बोनेट का ख़राब हो जाना। तो सबसे पहले ना किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 ग्राम लिया था रिएक्टेंट ए, तो टाइम ज़ीरो है, ये 100 ग्राम है, प्रोडक्ट अभी नहीं बना, ये बाद में बनता है। तो जैसे ही टाइम 10 सेकेंड गुजरा, इसकी अमाउंट में कमी आई। शुरू में तेज़ी से कम होती है और ऐसी प्रोडक्ट की अमाउंट में शुरू में तेज़ी से इजाफा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम ज़रूर होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और एक ऐसा टाइम भी होता है कि रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम बन जाता है जितना बनना चाहिए था। तो अगर आप इसे ग्राफ से बनाएं तो रिएक्टेंट का ग्राफ नीचे आता है शुरू में तेज़ी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और ये फिर ज़ीरो हो जाता है क्योंकि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें। रिएक्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो गए। प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर जाता है शुरू में तेज़ी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, आगे को जा रहा है क्योंकि आगे को टाइम बढ़ रहा है। लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि अब कंसनट्रेशन जितनी बननी थी बन गई, रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। अब देखें, हम रेट की ना यहीं से तीन डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। रेट होगा पर यूनिट टाइम। जब भी आप किसी चीज़ का रेट निकालते हैं उसे टाइम पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं पहले 10 सेकंड में रिएक्शन की स्पीड क्या थी, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन में क्या चेंज आया, 100 से 70 30 का चेंज आया, डिवाइड बाय टाइम, 10 सेकंड है, टाइम पे डिवाइड कीजिए तो 3 आंसर आ गया। इसका रेट था 3। तो आपने हमेशा टाइम पे डिवाइड करना है जिस टाइम में आप रेट निकालना चाहते हैं। तो पहली बात, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है, तो डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को कम करें, टाइम पे डिवाइड कर दें, चेंज इन टाइम। आप ये भी बना सकते हैं ना, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में जो इजाफा हुआ और उसे जिस टाइम में बनाना चाहते हैं उस पर डिवाइड कर दें। या सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये वाली है, ना ही आप डिक्रीज लिखें ना ही आप इंक्रीज लिखें, आप लिख दें चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये सबसे बेस्ट है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी या डी एक्स ओवर डी टी। डेल्टा मीन्स चेंज, डी मीन्स चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। तो चाहे डेल्टा लगा दें चाहे डी एक्स लगा दें, एक्स मीन्स कंसनट्रेशन, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हमने डेफिनेशन बना ली, जो बेस्ट है वो ये, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है, कभी ये स्टेटमेंट में आ जाए तो आपने ये माइंड में रखनी है कि डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो हम यहीं से ये रेट के यूनिट बना लेते हैं क्योंकि हमने अभी सीखा रेट क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट, चेंज इन टाइम। कंसनट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये यूनिट बन गए मोल पर लीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ये दो किस्म का होता है, इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी टाइम, किसी एक ख़ास टाइम पे जो रेट लेंगे दैट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, दो टाइम के दरमियान जब भी रेट लेंगे, एवरेज रेट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाटा बनाया जिसमें ये रेट है और ये टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट कम हो रहा है। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। आप ऐसे बना लें, रेट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विद इंक्रीज इन टाइम कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। जैसे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होगी रेट भी कम होगा। तो रेट कम हो रहा है, शुरू में तेज़ी से कम होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता चला जा रहा है।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 मिनट पर रिएक्शन की स्पीड क्या थी, तो आप 20 मिनट पर देखेंगे 20 मिनट पर रिएक्शन की स्पीड कितनी है 60। आप कहेंगे भी इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट है एट 20 मिनट इज 60। तो किसी खास टाइम पे जो रेट देखना है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। आप कहते हैं कि जब रिएक्शन शुरू हुआ 10 मिनट से लेके 60 मिनट जब ये ख़त्म हुआ इसके दरमियान रिएक्शन की स्पीड क्या थी। तो अब के आपने दो टाइम के दरमियान देखनी है। तो पहले टाइम पे स्पीड क्या है 80, दूसरे टाइम पर स्पीड क्या है 20। आप इसे एवरेज इसका निकालेंगे ये 50 आ जाएगी। तो आपने देखा कि दो टाइम के दरमियान जब आपने रेट देखना है तो फिर उसका एवरेज निकाल के देखना है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट दो टाइम इंटरवल के दरमियान। एट बिगिनिंग, शुरू में क्या होता है रिएक्शन का जो एवरेज रेट है वो यही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन के शुरू और एंड के दरमियान हमने एवरेज निकाल दिया। शुरू में आप देखें सेज आफ्टर 10 मिनट या आफ्टर 20 मिनट रिएक्शन का रेट क्या था 10 मिनट पर 80 था ना, तो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा एवरेज से। फॉर एग्जांपल शुरू में आप देखें 10 मिनट पर रेट 80 है और एवरेज रेट तो अभी हमने निकाला है 50 रहेगा ना, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल यही है जिसमें हमने एवरेज रेट देखना है। तो शुरू में इंस्टेंटेनियस ज़्यादा एवरेज से। एट एंड, अगर आप कोई एंड का इंटरवल देखें जैसे 60 मिनट पर देखें तो 60 मिनट पर इंस्टेंटेनियस रेट कितना है 20 और एवरेज हमारा कितना है 50। एट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है एवरेज के मुकाबले में, और अगर आप इन्हें बराबर करना चाहते हैं कि आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाएं तो भी आपको ये टाइम इंटरवल ज़ीरो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टाइम इंटरवल ज़ीरो कैसे करना है, आप देखें पहला टाइम था 20, आपने 20 मिनट पर रिएक्शन का रेट देखा वो है 60। दूसरा टाइम भी 20 ही लें, पहले तो हम पहला टाइम 10 ले रहे थे, दूसरा 60 ले रहे थे। अब आपने गैप को ज़ीरो करना है, दूसरा टाइम भी 20 ही लें, 20 मिनट पर दोबारा रेट देखेंगे तो 60 आएगा ना, उसमें कौन सा चेंज होना है। अब आप इन दोनों का एवरेज निकालें तो 60 ही आएगा ना। तो अब आपका एवरेज रेट 60 आया और आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा 20 मिनट पर 60 ही आएगा ना। तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर हो गया। कैसे? जब आपने एवरेज रेट बनाया टाइम इंटरवल ज़ीरो लेके, ठीक है, वही पहला टाइम वही दूसरा टाइम, जब एवरेज बनाया तो वही आएगा, और इंस्टेंटेनियस जब 20 मिनट पर देखेंगे वही आएगा। तो ये इस तरह बराबर हो सकते हैं। तो तीन कंडीशन, इंस्टेंटेनियस एवरेज से ज़्यादा हो सकता है कब? शुरू में। इंस्टेंटेनियस एवरेज से कम हो सकता है कब? एंड पे। और ये दोनों बराबर हो सकते हैं कब? जब आप टाइम इंटरवल एवरेज निकालने का ज़ीरो ले लें। आगे देखें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये क्या होता है। हमारे पास इक्वेशन है, रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक डायरेक्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हासिले ज़रब के, और जो उनके कोफिशिएंट है आपने पावर बनाने होते हैं। अब इसमें ना यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए कोई कांस्टेंट के लगाया करते थे। ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है ना, ये इक्वेशन बन गई है जिसमें इक्वल आ जाए वो इक्वेशन होती है, और जिसमें प्रोपोर्शनल आ जाए वो स्टेटमेंट होती है, इक्वेशन नहीं थी। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को रेट इक्वेशन कहा जाता है, रेट इक्वेशन। तो इस चैप्टर में, रेट वाले चैप्टर में, हम ना ज़्यादातर रेट इक्वेशन की बात करते हैं और वो केमिकल इक्वेशन की बात कम करते हैं। रेट इक्वेशन में जो कांस्टेंट के लगाया है इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के की अगर आप डेफिनेशन बनाएं तो हम इसी स्टेटमेंट से रेट इक्वेशन से बना लेते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू अ पावर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। अगर आप ये जो ए है यहाँ पे इसे भी 1 मोल पर लीटर ले लें, और यहाँ पे जो बी है
इसे भी 1 मोल पर लीटर ले लें। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अब आप जब रेट इक्वेशन बनाएंगे, रेट इज़ इक्वल टू के, ए की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, वो तो ख़त्म हो गए। तो रेट किसके बराबर आ गया? के के बराबर आ गया। यही रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है। रेट कांस्टेंट के इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant are taken as unity. Rate constant K is actually the rate of reaction when concentration of reactant unity. Unit of K. K की यूनिट डिफरेंट बनते हैं हर इक्वेशन में। रिएक्शंस को आप डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप रेट इक्वेशन जब बनाएं, रेट इज इक्वल टू के, देखें रेट इज इक्वल टू के, ये तो सब इक्वेशन में आना है। और जो रिएक्टेंट है ना, उनकी अगर पावर, ये कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो बन जाए, ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप रेट इक्वेशन बनाते हैं, रेट इज इक्वल टू के, और जो रिएक्टेंट है उनकी पावर 1 हो, ये फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में जब आप रेट इज इक्वल टू के बनाएंगे, जो रिएक्टेंट है उनकी जो टोटल पावर आए वो 2 आए, 1 + 1 2 आ जाएगा। और थर्ड ऑर्डर में जो रिएक्टेंट है उनकी टोटल पावर 3 है, ये थर्ड ऑर्डर होते हैं। आपको रेट इक्वेशन देख के पता चलता है ये कौन सा ऑर्डर है। हर एक ऑर्डर में के यूनिट डिफरेंट बनेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में देखें के क्या बनेगा, ए की पावर 0 ख़त्म हो जाएगा ना, तो रेट इज इक्वल टू के। जो के यूनिट हैं वही रेट के यूनिट बनेंगे। तो रेट के क्या यूनिट होते हैं? मोल dm-3 पर सेकेंड। ये हमारे के यूनिट बन गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, आप ये ए की पावर 1 ये ऐसे ही रहेगी, तो आप के का फार्मूला बनाइए, के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय ए। रेट के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये जो मोलर कंसंट्रेशन होती है इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे के की यूनिट क्या आ गए? पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट आएगा पर सेकेंड। सेकंड ऑर्डर में के का क्या यूनिट आएगा? रेट इज इक्वल टू के, ए और बी यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय ए एंड बी। तो अब आप इनके यूनिट पुट कीजिएगा। के इज इक्वल टू रेट के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हर स्क्वायर ब्रैकेट के होते हैं मोल पर लीटर। दूसरी वाले स्क्वायर ब्रैकेट के भी वही बनेंगे, मोल पर लीटर। इसे आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, इसे ऊपर ले जाइए। के इज इक्वल टू मोल -1 dm+3 पर सेकेंड। तो मोल -1 dm3 पर सेकेंड इसके यूनिट बन जाएंगे। और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसके यूनिट आप खुद ट्राई कीजिएगा, वो बनेंगे के यूनिट इज इक्वल टू मोल -2 dm6 पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ के डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन में आपने याद करने हैं, याद ना भी करें तो आपको निकालने आने चाहिए। देखें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2a आफ्टर रिएक्शन बी इज 3×10⁻⁵ पर सेकेंड। आपको रेट कांस्टेंट दे दिया गया है, रेट कांस्टेंट दे दिया गया और उसकी वैल्यू दे दी गई। द रेट ऑफ रिएक्शन, आगे आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी दे दिया गया। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब आपसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछी गई है, तो अब आपने ये लगाई रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के, और फर्ज करें रिएक्टेंट ए है। सवाल ये है कि भाई इसका पावर हमने क्या बनानी है, 0 बनानी है, 1 बनानी है या 2 बनानी है, कोई पता नहीं है, हमें ऑर्डर का ही पता ही नहीं, तो हम ये वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए ये वाला यूनिट आपके काम आएगा। रेट कांस्टेंट का आपको यूनिट क्या दिया गया है? 3×10⁻⁵ पर सेकेंड। अब आपको ये याद होना चाहिए पर सेकेंड
कौन से ऑर्डर का या कौन सी इक्वेशन का यूनिट था। तो अभी हमने ये निकाले हैं पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आया था, तो यहाँ पे पावर 1 बनेगी। अब बड़ी आसानी से आप ये वैल्यूज़ पुट करके जवाब निकाल सकते हैं। रेट की वैल्यू है 2.4 10⁻⁻5, के की वैल्यू गिवन है 3 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। -5 से कैंसिल आउट हो गया। 2.4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 0.8 इसका आंसर आ गया मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली बात क्या थी कि आपने ये यूनिट से के यूनिट से ये अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ ऑर्डर कौन सा है इक्वेशन में। देखें, इसी की मज़ीद प्रैक्टिस करवाता हूँ। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज़ 9.8 10⁻5। अब क्या आपको के दे दिया गया 9.8 10⁻5 और साथ में इसका यूनिट है मोल -1 dm3 पर सेकेंड। तो भाई ये कौन से रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें ये यूनिट आता था? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ये यूनिट बना था, आप इसे याद रखिएगा। तो अब हमें पता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट भी दे दिया गया है 2 10⁻4 फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप इक्वेशन ये बनाएंगे, रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट से अंदाजा हो गया इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट की वैल्यू आपको क्या दी गई है 2 10⁻4 इज इक्वल टू के आपको दिया गया है 9.8 10⁻5 और ए का स्क्वायर ये आप निकालना चाहते हैं, इसे उधर जाके डिवाइड कर दीजिए। 2 10⁻4 डिवाइड बाय 9.8 10⁻5 ए का स्क्वायर, तो इसे भी आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये 10 उधर ले जाइएगा। तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो भी आंसर आ जाए इस बार आपको स्क्वायर रूट लेके निकालना पड़ेगा, फिर कंसंट्रेशन आएगी। तो यहाँ पे मकसद ये था कि आपको समझाया जाए कि आपने रेट इक्वेशन कौन सी बनानी है, फर्स्ट ऑर्डर की बनानी है, सेकंड ऑर्डर की बनानी है, जीरो ऑर्डर की बनानी है, थर्ड ऑर्डर की बनानी है, वो आपको यहाँ यूनिट देख के अंदाज़ा होगा। यहाँ पे यूनिट और था, यहाँ पे यूनिट और था, हमने यहाँ और इक्वेशन बनाई, यहाँ और इक्वेशन बनाई। अब देखें, इक्वेशन ना दो किस्म की हुआ करती हैं, एक केमिकल इक्वेशंस, एक रेट इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन आपने हमेशा पढ़ी हैं, तमाम फर्स्ट ईयर तमाम सेकंड ईयर में जितनी भी इक्वेशंस यूज़ हुई हैं तमाम केमिकल इक्वेशंस हैं। इसमें आपको रिएक्टेंट दिए जाते हैं, आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, बीच में एरो होता है जो कि रिएक्शन को शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये वाहिद चैप्टर है जहाँ पे आप रेट इक्वेशन को स्टडी करते हैं। इसमें आपको रेट इज़ इक्वल टू के, तमाम रेट इक्वेशन में ये दो फैक्टर लाजमी होंगे, रेट इक्वल के बाद के लिखा होगा, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसकी पावर कुछ भी बन सकती है, किसी में 0, किसी में 1, किसी में 2। ये होती है रेट इक्वेशन। एक बात जो बहुत दिलचस्प है और बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, वो इस केमिकल इक्वेशन को देखकर ये इक्वेशन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर ये इक्वेशन नहीं बनानी। रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से मैयर की जाती है, इसे देखकर नहीं बनाया जा सकता। रेट इक्वेशन से आप रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं, यहाँ पे जो पावर होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर बन जाता है। तो रेट इक्वेशन कैसे मैयर की जाती है हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट मेथड आएंगे। फिलहाल आपने जो चीज़ याद रखनी है कि केमिकल इक्वेशन को देखकर रेट इक्वेशन नहीं बनानी, वरना आपके यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन में 2a था, रेट इक्वेशन में हमने a की पावर 1 बनाई है, 2 नहीं बनाई। ये माइंड में रखना है आपने। आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू करते हैं। तो किसी भी रेट इक्वेशन में जब आप ना मोलर कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट ऐड करते हैं, उसे ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन। ऑर्डर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 ही होती है, इससे ज़्यादा इसका नंबर नहीं हो सकता। मैक्सिमम वैल्यू 3। तो सब इक्वेशंस में ये रेट इज़ इक्वल टू के लाजमी आना है, तो मैंने सब में बना लिया। इसके बाद ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो बने। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसकी पावर ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाना, ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। CH4 क्लोरीन के साथ मिलके जो रिएक्शन करता है सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। या जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। मैं आपको ये ऐसे समझा देता हूँ। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। कार्बन डाइऑक्साइड की पावर भी ज़ीरो आ जाएगी और वाटर की पावर भी ज़ीरो आ जाएगी। रेट कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा होता? भाई आज से 100 साल पहले देखें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम थी। आजकल पोल्यूशन की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बढ़ी है? नहीं बढ़ी। इसका मतलब जो रेट है ना इन रिएक्शंस का, वो रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। आप वाटर ज़्यादा डालें पौधे में तो क्या वो ज़्यादा फ्रूट बना लेगा? ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब आप रेट इक्वेशन बनाएंगे तो रिएक्टेंट की पावर यहाँ पे 1 बनेगी। अगर पावर 1 बने, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके डिसइंटीग्रेशन के रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन, या एक हमारी बुक में एग्जांपल यूज़ हुई है 2N2O5 से 2N2O4 ऑक्सीजन का बनना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू K N2O5 की पावर 1। हालांकि यहाँ पे तो 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था अगर आप इसे देख के ये बनाते। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इस केमिकल इक्वेशन को देखकर रेट इक्वेशन नहीं बनानी, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। तो फिर आप इसे कैसे याद करेंगे? जो भी आपकी बुक में एग्जांपल आई है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आपने इनकी रेट इक्वेशन खुद याद करनी है, क्योंकि आप खुद एक्सपेरिमेंट तो लगाने से रहे क्लासरूम में, तो आपको मजबूरन इन्हें याद करना पड़ेगा रेट इक्वेशंस को। तो इसकी रेट इक्वेशन ये है। हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन की एग्जांपल देखें। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल। इसकी हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर। ये हाइड्रोलाइसिस से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है और यहाँ से Br और H मिलके HBr बना देते हैं। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो इस इक्वेशन के मुताबिक तो इसे सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि इस इक्वेशन से आपने रेट इक्वेशन नहीं बनानी। एक्चुअली इसमें वाटर जो है ये सॉल्वेंट है, ये एक्सेस में होता है, इसका रेट पर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन में रेट इक्वेशन ऐसे बनेगी रेट इज इक्वल टू K, और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रेट इक्वेशन में आएगा, वाटर नहीं आएगा। तो पावर 1 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें वाटर भी इन्वॉल्व हो लेकिन रेट इक्वेशन में ना आए, इन्हें कहा जाता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये खास किस्म है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से होंगे? जिनमें वाटर भी रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो लेकिन रेट इक्वेशन में ना आए। आगे देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इनमें क्या रेट इक्वेशन बनेगी? रेट इज इक्वल टू K, या तो A की पावर 2 बनेगी अगर सेम रिएक्टेंट हो, या K अगर डिफरेंट रिएक्टेंट है तो AB। दोनों का एक ही मतलब है, अगर आप इसे ऐड करें तो 2 ही बनता है, ये 2 ही है। तो इनमें हमेशा एक्सपोनेंट 2 होंगे टोटल। अब देखिए इसकी जो बुक में एग्जांपल आई हैं वो आपने याद करनी है। NO और O3 का मिल के NO2 और O2 बनाना, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका जो रेट है ना वो NO और ओजोन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट है। रेट इज इक्वल टू K। लेकिन ये इत्तेफाक से हुआ है कि जो केमिकल इक्वेशन है वैसे ही रेट इक्वेशन है, ये इसे देख के नहीं बनाएगी बल्कि एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है। ये देखें एक और एग्जांपल आपकी बुक में आई है, NO2 और CO का मिलना, इससे NO और CO2 बन जाता है। इसकी जो रेट इक्वेशन बनी है इज इक्वल टू K NO2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो NO2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी था, लेकिन रेट इक्वेशन में सिर्फ NO2 2 बार आ जाता है। तो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अगेन वही बात, इस केमिकल इक्वेशन को देखकर ये रेट इक्वेशन नहीं बनाई गई, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है। आपने इस जितने भी सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है आपने इन्हें याद करना है कि ये एग्जांपल सेकंड ऑर्डर के हैं। ये याद नहीं करना कि इक्वेशंस क्या हैं, बस ये केमिकल जब मिले तो सेकंड ऑर्डर। अब आ जाए थर्ड ऑर्डर पे। थर्ड ऑर्डर में रेट क्या बनेगा? K, और आगे जो कंसंट्रेशन होगी या तो ऐसे
ए का स्क्वायर बी, ये भी थर्ड ऑर्डर है, या ऐसे बन जाएगा के ए बी का स्क्वायर। मतलब जिस अंदाज में मर्जी बने, जब आप पावर ऐड करेंगे तो वो 3 ही बनेगा। इसमें जो हमारी बुक में एग्जांपल्स आई हैं वो FeCl3 और Ki का मिलना, इसे Fe2 6KCl और I2 बनता है। आपने इसकी रेट इक्वेशन याद करनी है, रेट इज इक्वल टू K FeCl3 एंड Ki का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसकी पावर ऐड करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये केमिकल इक्वेशन से रेट इक्वेशन नहीं बनाई गई। एक और एग्जांपल जो बुक में यूज़ हुई है NO और हाइड्रोजन का मिलना, इसे वाटर और N2 बनता है। इसकी रेट इक्वेशन जब बनाई गई तो ये बनी रेट इज इक्वल टू K NO का स्क्वायर एंड H2। और जब आप इनकी पावर्स ऐड करेंगे तो थर्ड ऑर्डर बनेगा। अगेन यही बात कैसे देकर ये नहीं बनाई गई बल्कि ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन के साथ मिलकर CCl4 और HCl बनाना, इसकी रेट इक्वेशन में Cl3 एक बार आता है और ये क्लोरीन 1/2 ऐसे आता है। जब आप इनकी पावर्स ऐड करते हैं 1 + 1/2 ये 1.5 बन जाता है, तो ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया। ये जो ऑर्डर होता है ना रिएक्शन का, मैकेनिज्म के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका हमें फ़ायदा क्या, इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम मैकेनिज्म जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक देखा कि किसी भी रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे आप रेट इक्वेशन नहीं बना सकते। इसमें 2NO 2H2 के साथ मिल रहे हैं, इसमें रेट इक्वेशन में NO2 स्क्वायर आ गया और H2 1 टाइम आया और इसका जो ऑर्डर बना वो 3 बना जब आपने इनकी पावर्स को ऐड किया। तो असल में ये है क्या मामला, क्यों रेट इक्वेशन से और क्यों आप केमिकल इक्वेशन से रेट इक्वेशन नहीं बना पाते। इसकी वजह है कि आपको जो इक्वेशन दिखाई जाती है असल में वो वैसी नहीं होती। एक्चुअली आपको एक कंप्लीट रिएक्शन दिखाया जाता है, लेकिन हर रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप होते हैं। फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। पहले स्टेप में 2NO एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर N2 बनाते हैं और H2O2 बनाते हैं। अगले स्टेप में जो H2O2 बना है ये अगले दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है। इन रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप हुआ करता है और दूसरा फास्ट। पहला इसलिए स्लो हुआ करता है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग का अमल हो रहा होता है, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा स्लो स्टेप होता है। दूसरा स्टेप इसलिए फास्ट होता है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल ज़्यादा हो रहा होता है, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल ज़्यादा तेज़ होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के मुकाबले में। तब आप देखें जो स्लो स्टेप है इसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है RDS, और जो केमिकल स्लो स्टेप में होंगे आपने उसी केमिकल से रेट इक्वेशन बनानी होती है। तो रेट इज इक्वल टू K। देखें स्लो स्टेप में कौन से केमिकल आए, NO 2 टाइम्स और H2 1 टाइम। यही वजह है कि आपकी रेट इक्वेशन ये बनी थी। तो रेट इक्वेशन आपने कंप्लीट इक्वेशन से नहीं बनानी होती बल्कि स्लो रिएक्शन से बनानी होती है। अब आपको क्या पता इसके कितने स्टेप हैं, इसका स्लो स्टेप कौन सा है, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इसीलिए आपने रेट इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंट से बनानी होती है, केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल एक घर में चोर चोरी करने के लिए आया तो कई मराहिल होंगे जिससे वो गुजरेगा। वो घर में दाखिल हुआ, उसने घर में चोरी की और वो भाग गया। ये 3 स्टेप है ना जो इस मुकम्मल रिएक्शन के थे कि घर में दाखिल हुआ, चोरी की और भाग गया। घर में दाखिल होने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, बहुत कम। घर से भागने में उसने कितना टाइम लगाया, बहुत कम। अगर उसने 1 घंटा चोरी किया तो तमाम का तमाम जो टाइम था वो उसने घर के अंदर ही लगाया। तो कोई पूछे कि भी चोरी में कितना टाइम लगा तो सब कहेंगे 1 घंटा लगा। कोई ये नहीं कहेगा 1 घंटा और 2 सेकंड लगे। आपने इसे भी इग्नोर कर दिया, आपने इसे भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये दोनों फास्ट स्टेप थे। दाखिल होना, भाग जाना, जल्दी हो जाएंगे ना, वरना तो पकड़ा जाएगा अगर तेज स्लो करेगा। तो आपने जो स्लो स्टेप था उसी से रेट बताया, ये नहीं बताया बल्कि ये बताया। तो रेट हमेशा स्लो स्टेप से आपने बताना होता है कि कितना टाइम लगा।
यही वजह है कि आपने इस फास्ट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये विद इन सेकेंड हो जाते हैं, सारा टाइम इसी में लगता है, इसलिए रेट इक्वेशन स्लो स्टेप से बनती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप मैकेनिज्म जान लेते हैं कि ये ऑर्डर है, इसका मतलब मैकेनिज्म ये होगा कि स्लो स्टेप में ये दो केमिकल होंगे, एक ये केमिकल होगा। तो देखें स्लो स्टेप में ये दो केमिकल, एक ये केमिकल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए से बी आप बना रहे हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखना चाह रहे हैं अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। इफ रिएक्शन इज, डिफरेंट ऑर्डर दे दिए गए हैं तो हम हर एक का बना लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप रेट इक्वेशन बनाएंगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, नो इफेक्ट। कंसंट्रेशन डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, रेट पे कोई असर नहीं अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेट देन फाइंड द ऑर्डर जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन इसमें डबल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, रेट इज इक्वल टू के और आपने ए की पावर ये 1 लेनी होती है। तो जैसे आप ये पहले 1 लेके देख लें, रेट 1 आ जाएगा, फिर 2 लेके देखें डबल करके, रेट 2 आ जाएगा। तो जैसे आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट भी डबल होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो एक तो आप इस अंदाज में भी इसे क्वेश्चन को याद रखिएगा कि क्वेश्चन इस अंदाज में आ जाए, द रेट ऑफ इफ कंसंट्रेशन इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप कंसंट्रेशन इसमें डबल करेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 है सेकंड ऑर्डर में। अब जैसे कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 4 टाइम बढ़ेगा, 4 टाइम्स। तो जिन रिएक्शन में रेट 4 टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन डबल करने से, वो सेकंड ऑर्डर होते हैं। अगर आप इसमें कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 8 टाइम्स बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी पहली कंसंट्रेशन थी 1, आपके रेट का आंसर आया k इंटू 1। आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, 2 कर दी, तो रेट इज इक्वल टू k 2 का क्यूब 8। अब 8k आएगा ना, तो कंसंट्रेशन जैसे ही आपने डबल की 1 से, आपका रेट 8 टाइम बढ़ गया। तो इसमें 8 टाइम बढ़ा करेगा, इसमें 4 टाइम बढ़ा करेगा, इसमें डबल हुआ करेगा कंसंट्रेशन डबल करने से, और इसमें नो इफेक्ट। स्टूडेंट देखें हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्टेंट 100 ग्राम आपने लिया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी अमाउंट में कमी आनी है। वो टाइम जिसमें कोई भी केमिकल अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, वो टाइम उसकी हाफ लाइफ कहलाता है। जैसे ही 50 ग्राम होगा, शुरू में आपने 100 ग्राम लिया था, आपने वो टाइम नोट कर लेना जिसमें 50 ग्राम हुआ, वो उसकी हाफ लाइफ होगी। द टाइम इन विच रिएक्टेंट रिमेन 50% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो जब ये 50 ग्राम रह गया तो इसका मतलब 50 ग्राम ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स आई हैं। N2O5 की हाफ लाइफ 24 मिनट्स है 45 डिग्री पे। यूरेनियम 235 वाले आइसोटोप की हाफ लाइफ 7.1 10⁸ ईयर्स है, या 710 मिलियन ईयर्स है। रिलेशन विद ऑर्डर, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर को डिस्कस किया, तो हाफ लाइफ का ना ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है वो आप ऐसे समझें। सपोज आपके पास जो केमिकल है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेशन बनाना है। हाफ लाइफ इनवर्स होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, उसकी पावर बनानी है n-1, 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें अगर आप यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो n की जगह आपने 0 पुट करना है। हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, a की पावर 0-1, a की पावर -1, और a ऊपर ले जाइए, हाफ लाइफ डायरेक्ट हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आपने n की जगह 1 पुट करना है इस फार्मूले में, यहाँ पे n की जगह 0 पुट किया था। तो जब आप 1 पुट करेंगे, a की पावर 1-1 0 और a की पावर 0 खत्म। तो प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया 0.693 डिवाइड बाय k। ये कांस्टेंट आपको एज इट इज याद करना है। ये कांस्टेंट की वैल्यू ये क्यों है, कैसे आई, ये हमारे कोर्स में नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आप इस फार्मूले में n की जगह 2 पुट करेंगे। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो a की पावर 2-1 1 आएगा। तो हाफ लाइफ इनवर्स होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, यहाँ पे कांस्टेंट k लगा दिया इक्वल करने के लिए। थर्ड ऑर्डर में आप n की जगह 3 पुट करेंगे फार्मूले में। तो जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो a की पावर 3-1 2 बनेगा। तो हाफ लाइफ इनवर्स होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के, यहाँ पे कांस्टेंट 1.5/k
E का स्क्वायर वैसे ही, आप इसे कांस्टेंट को वैसे ही याद रखेंगे। तो अभी रिलेशन हमने बना लिए, हम हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज फ्रॉम 400 ग्राम टू 50 ग्राम इन वन डे। एक दिन में केमिकल 400 ग्राम से 50 ग्राम रह गया। व्हाट इज़ हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ ढूंढनी है। आपको हाफ लाइफ के जितने भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे ना, या जितने भी न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में शामिल हैं, वो इस फर्स्ट ऑर्डर के हैं, जिसमें हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आपने ये समझ लेना है कि ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल्स होंगे। देखिए, इनको सोल्व करने के लिए जो आपको इनिशियल अमाउंट दी गई है आपने उसी से बात शुरू करनी है। 400 ग्राम केमिकल वो आधा रह जाएगा कब, जब उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। हाफ लाइफ आपको नहीं पता, आप एक्स सपोज कर लें। फिर मजीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी, x प्लस एक्स या 2x लिख लीजिए, वो फिर आधा रह जाएगा। फिर मजीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी 3x, वो कितना रह जाएगा 50 ग्राम। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि 400 से 50 ग्राम रहेगा एक दिन में। हमारे पास टाइम क्या है 3x। इट मीन कि 3x जो हमारा टाइम आया है ना इसके 50 ग्राम रहने में, वो असल में 24 आवर्स है जो उन्होंने गिवन दिया वन डे, एक दिन में। तो आप यहाँ x की वैल्यू निकालें, 24 डिवाइड बाई 3, 8 आवर्स, तो वो 8 घंटे उसकी हाफ लाइफ थी। इफ रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिक्रीज फ्रॉम 200 ग्राम टू 25 ग्राम इन 12 आवर्स, वो 200 ग्राम से 25 ग्राम रह जाता है 12 आवर्स में। आपने हाफ लाइफ निकालनी है, तो हम बात शुरू करेंगे शुरू वाली अमाउंट से। 200 एक्स हाफ लाइफ गुजरी 100 ग्राम रह गया, फिर एक्स हाफ लाइफ गुजरी 2x होगी 50 ग्राम रह गया, फिर 3x होगी तो वो 25 ग्राम रह गया। यही तो पूछा गया था कि 200 से 25 ग्राम रह जाएगा। तो अब आप देखें आपका हाफ लाइफ का क्या आंसर है 3x। कितने देर में रहेगा 12 आवर्स में, 12 घंटों। इसका मतलब क्या है, जो आपका टाइम है 3x वो असल में 12 घंटे हैं। तो आप x की वैल्यू निकालें 4 आवर्स, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, 200 ग्राम कंपाउंड हैविंग हाफ लाइफ 10 आवर्स। आपको केमिकल की अमाउंट भी दे दी, हाफ लाइफ खुद बता दी। फाइंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड आफ्टर 40 आवर्स। तो 40 घंटे बाद कितना केमिकल बाकी बचेगा। जो इनिशियल का अमाउंट है वहीं से बात शुरू करें। 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम रह जाएगा कब, जब उसकी हाफ लाइफ 10 आवर्स गुजरेगी। मज़ीद 10 आवर्स गुजरेगी 20 आवर्स, कितना रह जाएगा 50 ग्राम। मज़ीद 10 आवर्स गुजरेगी 30 आवर्स, कितना रह जाएगा 25 ग्राम। मज़ीद हाफ लाइफ गुजरेगी 40 आवर्स होगी, कितना रह जाएगा 12.5 ग्राम। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 40 घंटे बाद कितना रहेगा, 12.5 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो देखें, अ कंपाउंड हैविंग हाफ लाइफ 5 आवर्स। एक कंपाउंड है 5 घंटे उसकी हाफ लाइफ है। आफ्टर 25 आवर्स इट्स अमाउंट वाज 10 ग्राम। तो 25 घंटे बाद वो 10 ग्राम बाकी बचा। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको इनिशियल अमाउंट नहीं दी गई, आप एक्स सपोज करें। हाफ लाइफ दी गई है 5 आवर्स, 5 घंटे गुजरेंगे, कितना रह जाएगा हाफ, x/2। मजीद 5 घंटे गुजरेंगे, कितना रह जाएगा, इसका भी हाफ, x/4 हो जाएगा। मजीद 5 घंटे गुजरेंगे, x/8 हो जाएगा। मजीद 5 घंटे गुजरेंगे, x/16 हो जाएगा। और मजीद 5 घंटे गुजरेंगे, x/32 हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि 25 घंटे बाद 10 ग्राम बाकी बचा। हमारा 25 घंटे बाद कितना जवाब आया, x/32। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर आया है वो 10 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 10 ग्राम बचना था। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें 320 ग्राम। तो इसका मतलब शुरू में कितना था, 320 ग्राम। देखिए मजीद न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज़ 24 मिनट्स। N2O5 की डिकम्पोजिशन की हाफ लाइफ है 24 मिनट्स। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डिकम्पोजिशन, वो टाइम निकालिए जिसमें 75% वो डिकम्पोज हो चुका हो। आप सपोज कर लें कि वो केमिकल 100 ग्राम मौजूद है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है 24 मिनट्स। 24 मिनट्स के बाद वो 50 ग्राम रह जाएगा, 50% वो ख़त्म हो गया। फिर मज़ीद 24 मिनट्स गुजरेंगे, वो 25 ग्राम बाकी रह जाएगा। तो
यहाँ पे जब वो 25 ग्राम बाकी रहा तो 75% वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, शुरू में 100 ग्राम था ना, तो अब 25 ग्राम बचा, इट मीन्स कि 75% यूज़ हो चुका है। तो यही पूछा गया था कि 75% डिकम्पोज कब होगा, 48 आवर्स के बाद। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 10 मिनट। ये जी हाफ लाइफ है। इनिशियल अमाउंट इज़ 0.08, ये इनिशियल अमाउंट है, इससे बात शुरू की जाती है। इफ कंसंट्रेशन एट सम इंस्टेंट इज 0.01, कहता है अगर वो बाकी 0.01 बच जाए फाइन टाइम, तो कितने टाइम के बाद ये बाकी बचेगा। आप देखें हाफ लाइफ वैल्यू पुट करते जाएं। 10 मिनट के बाद कितना बचेगा, 0.04, मज़ीद 10 मिनट गुजरे 0.02, मज़ीद 10 मिनट गुजरे तो इसका हाफ 0.01 बाकी बचेगा। तो ये 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वैल्यू ऑफ के इज दिस। तो आपने हाफ लाइफ निकालनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, के की वैल्यू आपको दे दी गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फार्मूला होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। 0.693 डिवाइड बाई के की वैल्यू क्या दी है, 0.346 पर सेकेंड। तो ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 आएगा, ये पर सेकेंड ऊपर ले जाइए, 2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की आपको के और ए की वैल्यू दे के हाफ लाइफ पूछी जा सकती है। थर्ड ऑर्डर में भी के और ए की वैल्यू दे के हाफ लाइफ पूछी जा सकती है।